नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। हम लगातार महंत नरेंद्र गिरी की मौत और उससे जुड़े हर पहलू को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एबीपी गंगा आपको बताने जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत का राज क्या है। प्रयागराज के जिस वकील ने महंत नरेंद्र गिरी की वसीयतें कराई, उनका नाम ऋषि शंकर द्विवेदी है। उनके मुताबिक महंत जी ने पहली वसीयत 7 जनवरी 2010 को की थी, जो बलबीर गिरी के पक्ष में की गई। दूसरी वसीयत 29 अगस्त 2011 को आनंद गिरी के पक्ष में कर दी गई। वहीं तीसरी और अंतिम वसीयत 4 जून 2020 को की गई और ये वसीयत एक बार फिर बलबीर गिरी के पक्ष में हुई। और तीसरी वसीयत में आनंद गिरी के धर्म के खिलाफ काम करने का जिक्र किया गया। वहीं वकील ऋषि शंकर द्विवेदी ने मठ की प्रॉपर्टी की कीमत करीब 200 करोड़ बताई। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आनंद गिरी को मठ की जमीन का एक हिस्सा 30 साल की लीज पर दिया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि शंकर द्विवेदी, जो कि महंत नरेंद्र गिरी के और बाघंबरी मठ के वकील हैं। इनका यह दावा है कि इन्होंने 3 वसीयत जो है महंत नरेंद्र गिरी ने कराई थी। क्या है उस वसीयत की डिटेल्स, इस बारे में सीधे ऋषि द्विवेदी जी से बात करते हैं। ऋषि जी, महंत जी ने कितनी वसीयतें कराई थी, क्या क्या उनका डिटेल्स? महंत जी ने 3 वसीयतें की थी। एक 7 जनवरी 2010 को, जो मैंने नहीं कराई थी, उन्होंने पहले से करा के रखा था। दूसरा 29 अगस्त 2011 को, जो मैंने कराई। फिर 4 जून 2020 को, जो आखिरी वसीयत है उनकी, वो भी मैंने ही कराई। इस वसीयत में किसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, पहली, दूसरी और तीसरी में? 7 जनवरी 2010 की वसीयत में उन्होंने बलबीर गिरी जी को ही अपना बनाया था। उनके कार्य, अच्छे व्यवहार और अच्छे कार्य के लिए उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 29 अगस्त 2011 को यह कहते हुए उन्होंने हमसे कहा कि आप, चूँकि बलबीर गिरी जी बिल्कुल प्रबंधन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मठ के कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं और सिर्फ यात्राएं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बदल करके आनंद गिरी जी को बनाना चाहता हूँ। उन्होंने आनंद गिरी को बनाया। आनंद गिरी से 2014-15 के बाद व्यवहार खराब होने और आनंद गिरी के अपने सनातन धर्म के खिलाफ काम करने, उनके खुद के चाल चलन को लेकर के और महंत जी से आए दिन हो रहे विवाद, जो सार्वजनिक भी हुए हैं काफ़ी, उनको लेकर के उनके बीच में अच्छी मतभेद हो गया था, अच्छी झगड़े सामने आ रहे थे। उन्होंने 4 जून 2020 को आकर के तीसरी वसीयत की, फिर बलबीर के पक्ष में, ये कह करके कि साहब, बलबीर जी ही मात्र हमारे कार्य संपादन कर पाएंगे, आनंद गिरी का कहीं कोई रुचि नहीं है, न वो देखना चाहते हैं। इससे साथ ही उन्होंने आखिर बलबीर गिरी को बनाने के साथ ये भी कहा कि आनंद गिरी को मठ से बाहर भी कर दिया था उन्होंने। तीसरी वसीयत की थी उन्होंने, उसमें क्या कुछ डिटेल्स में लिखा था, क्या आधार दिया? तीसरी वसीयत में यही लिखा, दोनों वसीयतों को लिखा, उसको कैंसिल किया और ये कहा कि आनंद गिरी जो है मठ के कार्यों का, मठ के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। हम मठ के विरोध में कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ मठ के अन्य सदस्य भी हैं, इसलिए हम इनको हटा करके बलबीर गिरी जी को बना रहे हैं। क्या माना जाए कि आज की तारीख में महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा? आज की डेट में वसीयत के अनुसार ही तय हो किया जा सकता है, क्योंकि मठ में वसीयत के अनुसार ही उत्तराधिकारी तय होते हैं। ये इनका बाइलाज कहता है और मठ का बाइलाज यही कहता है कि उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार ही तय होंगे। ये इनकी अंतिम वसीयत है, बलबीर गिरी जी मात्र उनके उत्तराधिकारी। लेकिन जो वसीयत लिखी गई थी 2020 की आप बात बता रहे हैं, क्या आखिरी वसीयत वही है? जी, आखिरी वसीयत वही है और उसके बाद और उसके पहले की सारी वसीयतों का उसमें जिक्र है। बलबीर गिरी उत्तराधिकारी बने? सिर्फ बलबीर गिरी ही उनके उत्तराधिकारी हैं। आनंद गिरी से उनके रिश्ते करीब साल भर, 1.5 साल पहले, यानी पिछले साल जून महीने में ही खराब हो गए थे। जून महीने में ही उन्होंने एक तरीके से बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आनंद गिरी से उनके रिश्ते काफ़ी पहले खराब हो गए थे। जून महीने में रिश्ते, उनके जो लीज की ज़मीन का मनसूखी को लेकर था, उसको लेकर के कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए। उसके बाद खाली मतभेद ही नहीं, एक दूसरे को शब्दों से भी एक दूसरे को उन्होंने अपमानित करना शुरू कर दिया था। ये बताइए, आनंद गिरी से विवाद किस जमीन को लेकर था? पेट्रोल पंप का क्या मामला था? किस तरह से लीज पर जमीन दी गई थी? क्या था पूरा? अखाड़े के गेट के पास ही एक जमीन है, जिस पर कि पेट्रोल पंप का कुछ आवंटन वगैरह हुआ था। इस संबंध में महंत जी ने बात किया था
और कहा कि चूँकि उस ज़मीन को 30 साल के लीज के लिए जो है मैंने आनंद गिरी को किया था कि वो सनातन धर्म की सेवा के लिए वहाँ से धर्म प्रचार करेंगे, लेकिन वो तो कभी धर्म प्रचार में तो उनका सहयोग नहीं रहा, वो उनका कार्य ही अनैतिक रहता था। तो वो चाहते थे कि इसको कैंसिल करा के मठ की आय बढ़ाया जाए और साधकों और सनातन धर्मियों को इसका फ़ायदा मिल सके, इसलिए वो हमसे कैंसिल का पेपर भी तैयार कराया जो मेरे पास आज भी मौजूद है, लेकिन आनंद गिरी तैयार नहीं हुए, वो नहीं आए वो वापस। मतलब वो जो लीज पर जमीन दी थी 30 साल के लिए आनंद गिरी को, वो उन्होंने कैंसिल नहीं की थी। उन्होंने नहीं, आनंद गिरी ने ही कैंसिल करने से इनकार कर दिया। ये तो कराना ही चाहते थे, लेकिन आनंद गिरी ने इनकार कर दिया था। मठ की कुछ कुल कितनी प्रॉपर्टी है जिसके उत्तराधिकारी होंगे बलबीर गिरी? 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ये आप किस आधार पे कह रहे हैं, कैसे इवैल्यूएट किए? के पास कौशाम्बी में, मेजा में, कुराव में, बांदा में और हरिद्वार में अदर्श इतनी संपत्तियां हैं जो सारे मठ और इन्हीं के बनाए हुई संपत्ति है। महाराज जी ने मठ को जमीन से आसमान पे खड़ा किया। उन्होंने मठ की जो ख्याति लाई वो इससे पूर्व के कभी किसी महंत ने नहीं लाई थी। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष दिवंगत महेंद्र नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकार को लेकर विवाद और बढ़ा। सुसाइड नोट में जिस बलबीर गिरी के नाम का जिक्र है, उनका पट्टाभिषेक खतरे में पड़ गया है। संत महात्माओं का एक बड़ा वर्ग बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के पक्ष में नहीं है। बलबीर गिरी के नाम पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बलबीरपुरी और गिरी टाइटल पर भी विवाद हो सकता है। बलबीर औपचारिक तौर पर अभी अपने नाम के आगे पूरी टाइटल लगाते हैं, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने का जिक्र है। कल जिस तरीके से विवाद उठा, धूल रोड की रस्म हुई और सूत्रों के मुताबिक धूल रोड की रस्म के बाद भी पंच परमेश्वरों की औपचारिक बैठक नहीं होगी। अब षोडशी के बाद पंच परमेश्वर बैठेंगे, लेकिन जैसा कि आपने महंत नरेंद्र गिरी के वकील को सुना कि जो बाघंबरी मठ है वहां पर उत्तराधिकार वसीयत से ही तय होता है। ऐसे में कानूनी तौर से मामला अगर कोर्ट में जाता है तो फिर बलबीर गिरी ही इस मठ के उत्तराधिकारी माने जाएंगे, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी ने जून 2020 में बलबीर गिरी के नाम अपनी विरासत लिख दी थी, वसीयत लिख दी थी। हालांकि नियम यह है कि पंच परमेश्वरों की बैठक में उत्तराधिकारी का औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन जो विवाद बलबीर गिरी के नाम पर उठ रहा है तो उसमें महंत नरेंद्र गिरी के जो वकील हैं उनका कहना है कि कानूनी तौर पर जब भी बात सामने आएगी, मामला अदालत पहुंचेगा, तो बलबीर गिरी ही उत्तराधिकारी माने जाएंगे। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का हम रुख कर लेते हैं। वीरेश, जिस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं, पंच परमेश्वरों ने सवाल उठा दिए हैं, अखाड़े के तमाम संतों ने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन क्या जो वकील साहब हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन जब भी मामला कानूनी होगा, जब भी मामला कोर्ट में जाएगा तो विजेता बलबीर गिरी ही होंगे, कोई कुछ भी कहे? देखिए अवधेश जी, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सामने हैं वो वकील साहब हैं, ऋषि जी, और एबीपी गंगा के पास ये वकील हैं। इन्होंने वसीयत बनाई और वसीयत के गवाह पहली बार एबीपी गंगा के पास है। ये किसी चैनल के पास नहीं है। ये वसीयत के गवाह हैं, हर सच को जानते हैं, हर बात को जानते हैं, और आप वकील साहब, तो ऐसे में हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जब मामला ऐसा रहा है तो बैठिए, आप बताइए कि आप गवाह हैं, तो क्या सच है इसमें? इस वसीयत को लेकर कभी बलबीर गिरी का नाम आता है, कभी आनंद गिरी का नाम आता है, तो आपकी गवाही में सब कुछ हुआ है, बताइए। नहीं, हम केवल महंत जी के पहचान के गवाह हैं। मैंने उस समय नाम भी उनसे नहीं पूछा कि किसके पक्ष में वसीयत है। अब जो उसमें है, मेरा दस्तखत है, तो वो वसीयत उसको देख करके मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरा दस्तखत है और मैं उसमें गवाह हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वह वसीयत किसके पक्ष में है। अच्छा, तो आप पहचान के गवाह हैं, तो जो बलबीर गिरी की वसीयत कभी लिखी जाती है, कभी आनंद गिरी की लिखी जाती है, तो इस वसीयत में इतना उहापोह? नहीं, हम एक में ही हैं जो सन 20 में हुई है, उसमें हम महंत जी को पहचान के गवाह हैं। वसीयत उन्होंने किया, मैं उनके पहचान का गवाह हूँ। पहचान का गवाह क्या है?
विटनेस जो कोई डॉक्यूमेंट लिखने जाता है उसके साथ 2 विटनेस होते हैं कि वह आदमी जो लिख रहा है, जो नाम लिख रहा है, वही आदमी होना चाहिए। इसी बात का मान सिंह जी, एक सवाल हमारा ये है जी। जो वसीयत 4 जून 2020 को लिखी गई, जी। उस वसीयत में आप गवाह हैं। आपने मतलब आप कम से कम ये गवाही दे रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ने ही वो वसीयत लिखी थी, आपके सामने लिखी गई थी, आप उसमें गवाह हैं? जी इससे तो इनकार जी नहीं आपका? जी नहीं क्या नहीं चीज़? क्या इससे चीज़ बताइए अपने नहीं, शब्दों में। यही अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि महंत जी ने जो वसीयत लिखा उसमें मैंने उनकी पहचान किया, उस वसीयत का मैं गवाह हूँ। वो वसीयत मुझे सामने दिखाई या देख करके अपना गवाह सिग्नेचर देख के मैं कह सकता हूँ कि वही वसीयत है। अच्छा, सिग्नेचर की बात है तो जो सिग्नेचर इसमें है वसीयत में, और सुसाइड नोट का जो सिग्नेचर है, आपने सुसाइड नोट का भी सिग्नेचर देखा होगा और वसीयत का भी देखा, उसमें बहुत अंतर है। देखिए इन प्रश्नों को तो मैं बिना देखे दोनों को कैसे कहूँ। मैंने वसीयत की सिग्नेचर देखा नहीं है, नहीं वसीयत का उस दिन देखा है। वसीयत का तो देखा है। हाँ, वसीयत का तो उस दिन उनका सिग्नेचर मेरे सामने हुआ है। तो चलिए, वकील साहब तो 20 साल से सिग्नेचर करा रहे हैं। वकील साहब, जो वसीयत का सिग्नेचर है और सुसाइड का सिग्नेचर है, दोनों में अंतर क्यों? और अंतर है? थोड़ा अंतर है, लेकिन ये जांच विषय पुलिस का है, सीबीआई करेगी, इस पर हम हमारा कुछ कहना चाहिए। जांच करने की बात नहीं हो रही है, अंतर की बात हो रही है। अंतर है। देखिए, ये बड़ी खबर है। वकील हैं, 20 साल से वसीयत इस मठ मंदिर का करते रहे हैं और नरेंद्र गिरी के टच में हैं और उस बाघंबरी मठ के इकलौते वकील हैं। सारे वसीयत आनंद गिरी के पक्ष में, बलबीर गिरी के पक्ष में, महंत नरेंद्र गिरी को जो कराना होता है, उस दुकान का लीज कराना होता है, सब ये करते हैं। सारे दस्तखत को आप जानते हैं वकील साहब, और वो कह रहे हैं कि जो सुसाइड नोट का दस्तखत है, हाँ, उसमें हमें कुछ संदेह है, लेकिन बाकी जांच पुलिस करेगी, सीबीआई कर रही है। और लेकिन जो दस्तखत उसमें है वो लग नहीं रहे हैं, जो हमारे पास दस्तखत हैं उससे मेल नहीं खा रहे। अच्छा चलिए, जो बात हो रही थी कि 15 मिनट में दस्तखत करते हैं, तो किस 15 मिनट नहीं, 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच दस्तखत मतलब करते थे, थोड़ा धीरे करते थे। वो इतना भी मतलब पढ़ भी लेते थे, लिख भी लेते थे हम लोगों को, लेकिन ये कि कभी कोई चीज़ ज़्यादा न उन्होंने लिखा, और अमूमन वो लिखवाया करते थे। अच्छा, आप ये बताइए वकील साहब कि महंत जी पहले 2 वसीयत कर चुके थे, फिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई कि उनको तीसरी वसीयत करनी पड़ी? क्या हालात थे? कब ये वसीयत हुई थी? किसके पक्ष में हुई थी? इस बारे में विस्तार से बता दीजिए। देखिए, वसीयत जो है वो किसी भी व्यक्ति का इच्छा पत्र होता है। वो कभी भी अपने जीवन काल में किसी भी क्षण बदल सकता है। वो 10 साल बाद, 10 मिनट बाद या 50 साल बाद, जब तक वो जीवित है बदल सकता है। उनको जब जो व्यक्ति उस समय उचित लगा, उसके पक्ष में उन्होंने वसीयत किया। जो मठ के हित में कार्य कर रहा था, जो मठ की ख्याति के लिए कार्य कर रहा था, उसी के पक्ष में उन्होंने वसीयत किया। जब उन्हें लगा कि बलबीर गिरी नहीं कर पा रहे हैं तो आनंद गिरी को किया। जब आनंद गिरी भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उन्होंने बलबीर गिरी को किया। ये जो तीसरी वसीयत है जो पिछले साल हुई थी, इसकी कानूनी वैधता क्या होगी? जब अगर मामला कोई विवाद खड़ा होता है, अदालत में जाता है, तो इसकी कानूनी मान्यता कितनी होगी, किसके पक्ष में होगी? 2020 की वसीयत ही एकमात्र मान्य होगी। बाकी अन्य वसीयत 2020 की वसीयत में हमने लिख दिया कि 2 अन्य वसीयत मनसूख और निरस्त है। देखिए, आखिरी गवाह हैं और जो वसीयत हुई है, आखिरी वसीयत के भी गवाह हैं और हमारे साथ हैं, और ये किसी चैनल पर, किसी मीडिया हाउस के सामने अभी नहीं है। पहली बार इनको देखा जा रहा है। साहब भी हैं और जो वसीयत के गवाह हैं मान सिंह जी। इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, इसमें कहीं कोई कुछ नहीं है, साफ है। जो अंतिम वसीयत है, जिस पर तय होना है कि बलबीर गिरी ही बनेंगे, क्योंकि आपका कहना है कि जो ये मठ है वो मौरूसी ट्रस्ट है, तो मौरूसी ट्रस्ट का जो रूप रंग है, जो लॉज कहता है, जो कानून कहता है, उसके हिसाब से जो वसीयत में लिख दिया गया है, यानी बलबीर गिरी के बारे में लिखा है 2020 में आखिरी में, तो वही बनेंगे वकील साहब, और वही मात्र उत्तराधिकारी जी। और ऐसे में उस वसीयत 2020 के वसीयत उत्तराधिकार को लेकर बहुत सारे सवाल, लेकिन गवाह भी हमारे पास हैं जो उस समय मौजूद थे, नरेंद्र गिरी, जब अपनी आखिरी वसीयत पर दस्तखत कर रहे थे। गंगा पर इन्हीं की गवाही ले लीजिए।
मान सिंह जी ये बताइए, कल को अगर ये मुकदमा कोर्ट में जाता है तो आप क्या गवाही देंगे, क्या बताएंगे आप कोर्ट को, अदालत को? देखिए, मेरा उसमें कार्य संक्षेप में है कि महंत जी ने अपना मेरे सामने सिग्नेचर किया। मैं महंत जी को पहचानता था, आज से नहीं काफ़ी पहले से पहचानता था, और उनकी मैंने पहचान किया है। वसीयत तो जैसा अभी आप पहले आया कि वसीयत वही मानी जाती है जो अंतिम होती है। अच्छा, ये आप गवाह हैं, आप भी इस पर मुहर लगा रहे हैं? हम गवाह के रूप में नहीं इसको कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सामान्य बात है, ये सामान्य नियम है कि वसीयत किसी की इच्छा पत्र अंतिम ही माना जाता है। नहीं, लेकिन ये तो जरूर कहा जा सकता है कि वसीयत आपकी गवाही में तैयार हुई, वसीयत पर दस्तखत महंत नरेंद्र गिरी के हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये महंत नरेंद्र गिरी की हुई वसीयत नहीं। आप इस बात की गवाही देंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात की क्या गवाही गवाही देंगे आप? इस बात की मैं गवाही दूंगा कि वह वसीयत मेरे सामने नरेंद्र गिरी ने लिखवा करके अपना सिग्नेचर किया, और मैं उनका एक गवाह हूँ। देखिए मोइन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुसाइड नोट आई उसको वसीयत भी माना गया कि उसमें कुछ वसीयत भी है, बहुत सारी चीजें, और सिग्नेचर पे सवाल खड़े हुए, फर्जीवाड़े पे सवाल खड़े हुए कि ये फर्जी है, सिग्नेचर नहीं है, उनकी हैंड राइटिंग नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन सुसाइड में लिखी हुई बातों पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, और सुसाइड नोट में लिखा है कि बलबीर गिरी हमारे उत्तराधिकारी होंगे। इस पर साधु संत सन्यासी सब सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वसीयत सही है, वो दस्तखत सही है, उस पर नरेंद्र गिरी ही ने दस्तखत किया है, ये गवाह भी बता रहे हैं। जी हाँ, जी मैं भी ये कह रहा हूँ। मान सिंह जी, जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वह वसीयत महंत जी ने लिखवा करके उस पर मेरे सामने सिग्नेचर किया, मैं उनकी तस्दीक किया कि नरेंद्र गिरी ही है। चलिए वकील बिल्कुल, साहब, तो ये पहला मौका है मान जब सिंह गवाह वकील भी इसको एबीपी गंगा पर कह रहे लाइव हैं हैं कि वो और सच है। गवाह भी एबीपी और गंगा भाई पर मैं लाइव तो हैं लिखा हूँ, मैं तो महंत जी के सामने और मेरे पास आए थे, लगातार चैम्बर के। निगाहें यही बनी सारी हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। फॉर मिशन 2022 को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी है, और इसी को लेकर 2 दिनों तक चली ताबड़तोड़ बैठकों के बाद भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद थे, जिसमें यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन के औपचारिक ऐलान किया। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कई बातें भी कही हैं। विशेष करके चुनाव की दायित्व के रहते हुए मैंने जो 3 दिन से महसूस किया, कल भी 2 सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं गोरखपुर के इलाका में था। मित्रों, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरानी इस बात की रही कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को मीडिया में अपनी बात नहीं रखने दी गई। मीडिया के सभी सवालों के जवाब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ने ही दिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया और लेकर चले गए। और इस मौके पर संजय निषाद ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। इससे हम लोग गठबंधन में हैं और आगे कैसे जीतेंगे उसे फिर से रिफ्रेश करके आगे बढ़ाने का आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और उन्होंने सब बता दिया कि इनके सामाजिक मुद्दे भी समय समय पर दिखेंगे हल होके, और सीटें भी सम्मानजनक होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं, उन्होंने बताया भी। आपके सवाल का जवाब है नहीं। तो सम्मानजनक सीटें कितनी होंगी? 5 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी? हम लोगों ने खुद प्रस्ताव पारित कर रखा है कि हमारे सामाजिक मुद्दे पहले हल हो जाएं, और हल होंगे तो कुछ भी दे दे उसके लिए हम संतोष करने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए उन्होंने खुद ही कह रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा, योगी आदित्यनाथ जी को, कि हमारे समाज के लिए उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाया और उन्होंने निर्देश जारी किया और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप रखा कि इनके मुद्दे कैसे हल हो सकते हैं, उस पर जल्दी से काम करें।
और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अनुभव का। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से आपने संजय निषाद से बात की, वो ये तो बता रहे हैं कि सामाजिक हितों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन सीटें कितनी मिल पाएंगी इस पर पत्ता वो नहीं खोल पा रहे हैं। सीटों पर बात बन नहीं पाई है या फिर उसे अभी छिपाया जा रहा है? देखिए, संजय निषाद का जो हम कहें जो स्टाइल है वो थोड़ा हमें डिफरेंट नज़र आया, क्योंकि संजय निषाद मीडिया से खुल के बात करते हैं, बताते हैं कितनी सीटों पर बात हुई, क्या कुछ है। पर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो केवल जो यूपी प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही मीडिया के सवालों का जवाब दिया। संजय निषाद से कोई भी सवाल मीडिया से नहीं लेने दिया गया। फिर हालांकि संजय निषाद बाद में उन्होंने ज़रूर हमसे बात की और साफ तौर पर कहा कि जो उनके समाज की मांगे हैं वो पूरी तभी होंगी जब 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी, और इसीलिए उन्होंने गठबंधन किया है। सीटों को लेकर वो कुछ नहीं कह रहे हैं, कितनी सीटें उनको पार्टी ने कही है, बीजेपी ने कितना एश्योर किया है, कुछ नहीं बता रहे। लेकिन हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक उन्हें 8 से 10 सीटें बीजेपी दे सकती है। जिस तरीके से 2017 में बीजेपी ने अपने 2 सहयोगियों को, चाहे वो अपना दल हो चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी थी सुहेल देव समाज पार्टी, उसको सीटें दी थी। उसी फॉर्मूले को इस बार निषाद बिल्कुल, यानी कि अब के साथ भी चुनावी बीजेपी समीकरणों अपनाएगी। को अब साधने की इसमें एक कवायद शुरू हो गुंजाइश गई है, किसे क्या मिलेगा